तो आज के वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो प्रीवियस ईयर पेपर आया है उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें हम लोग जो आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तक जो तीसरी यूनिट है वहाँ तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एडवाइस यही रहेगा आप लोगों के लिए कि क्योंकि ये टॉपिक्स हम क्लास में पहले ही कवर कर चुके हैं, तो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा ट्रांजिस्टर इज, तो आप इससे खुद ऑप्शन टिक करना स्टार्ट करें और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करें और देखें कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो इस प्रोसेस से करेंगे तो आपका चैप्टर रिवाइज भी होता रहेगा और अच्छे से तैयार भी हो जाएगा एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो ट्रांजिस्टर इज ऑप्शन ए एक्टिव कंपोनेंट, ऑप्शन बी पैसिव कंपोनेंट, ऑप्शन सी ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन। तो ट्रांजिस्टर जो होता है आपका एक्टिव कंपोनेंट होता है। तो एक्टिव कंपोनेंट क्यों होता है? क्योंकि ट्रांजिस्टर में इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ट्रांजिस्टर्स एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। अगर किसी को एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट पढ़ना है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, उसमें पूरा डिटेल में हम लोग ने एक्सप्लेन किया है कि एक्टिव कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं। A JFET has 3 terminals namely ऑप्शन ए कैथोड, बेस एंड गेट, मतलब JFET के 3 टर्मिनल्स होते हैं और कौन कौन से? तो उसी के ऑप्शन से कैथोड, बेस एंड गेट, ऑप्शन बी इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ऑप्शन सी सोर्स, ड्रेन एंड गेट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सोर्स, ड्रेन एंड गेट, ऑप्शन सी। इमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं आपके बीजेटी में, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी में। और जेफेट भी किसी को अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसका भी जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो डिटेल में कवर कर सकता है जेफेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली, तो किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो एप्लीकेबल होता है ऑप्शन ए क्लोज लूप पे, ऑप्शन बी जंक्शन पे, बोथ ए और बी, या डी ओपन लूप पे। तो जब भी किरचॉफ का करंट लॉ लगाते हैं तो वो हमेशा एक जंक्शन पे लगता है, हमेशा एक जंक्शन पे। जैसे कि सपोज कीजिए ये एक जंक्शन या एक नोड है आपकी ए, यहाँ पे एंटरिंग करंट है I1, लीविंग करंट है I2 और I3। तो जो I1 एंटरिंग करंट है इक्वल्स टू सम ऑफ लीविंग करंट I2 प्लस I3। सो ऑप्शन जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ए जंक्शन। Which of the following quantities is same in all parts of a series circuit? तो कौन सी इनमें से क्वांटिटी सेम रहती है सीरीज सर्किट में? ध्यान रखिएगा यहाँ सीरीज सर्किट पूछा है। तो ऑप्शन ए है आपका वोल्टेज, बी करंट, सी पावर, या डी रेजिस्टेंस। तो जब भी सीरीज सर्किट होता है तो करंट सेम रहता है आपका, और सीरीज की जगह अगर यहाँ पे पैरेलल पूछा होता, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। इसको डिस्कस कर लेते हैं क्यों। देखिए ये रेजिस्टर है आपका, दोनों रेजिस्टर आर, ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक मैंने सप्लाई लगा रखी है 20 वोल्ट की, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा है I, यहाँ से करंट फिर सेंटर। देखिए करंट आपका सेम ही रहेगा सीरीज सर्किट में, ठीक है। और जब भी सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट, यहाँ करंट सेम होता है आपका, वोल्टेज डिवाइड होता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये वोल्टेज V जो है डिवाइड होगा
इन दोनों आर के बीच, ठीक है। हालांकि ये इक्वल ही में डिवाइड होगा क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है, बट डिवाइड होगा। यहाँ पे सपोज कीजिए V1 वोल्टेज है और यहाँ पे V2, और यहाँ V1 V2 बराबर होंगे, ठीक है, और कितना होगा V/2। तो कहने का मतलब था सीरीज सर्किट में आपका वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम होता है, इसलिए सीरीज सर्किट में हम आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं। वोल्टेज डिवाइडर, जबकि अगर पैरेलल सर्किट की बात करें मैं दोनों रेजिस्टेंस को सेम ले रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, डिफरेंट भी वैल्यू हो सकती है। ये वोल्टेज, तो आप देख सकते हो ये करंट आई, यहाँ करंट डिवाइड होगा I1, यहाँ करंट डिवाइड होगा I2। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखोगे, यहाँ से आप देख लो तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम ही वोल्टेज जा रही है। इस सेम ही वोल्टेज इस आर के अक्रॉस भी है और यही सेम वोल्टेज इस आर के अक्रॉस भी है। तो पैरेलल सर्किट में हमेशा आपका वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम, और करंट डिवाइड होता है। इसलिए जो करंट डिवीजन रूल होता है वो हमेशा हम आपका पैरेलल सर्किट में लगाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट, और सीरीज में आपका करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट। तो क्लैरिटी के लिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव फॉर, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है निगेटिव होता है किन के लिए? ऑप्शन ए कंडक्टिंग मटेरियल, बी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, सी इंसुलेटिंग मटेरियल, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो नेगेटिव पूछ रखा है, तो नेगेटिव होता है आपका सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्सेस, तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है? एक्टिव होता है, पैसिव होता है, ए एंड बी बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो जब भी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या कांस्टेंट करंट सोर्स की बात आती है, ये हमेशा एक्टिव सोर्स होते हैं क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम तक आपकी एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं, या अगर इसको ऐसे कहा जाए इसकी डेफिनेशन, तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक आपकी एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या कांस्टेंट करंट सोर्स। तो ये एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। फिर से जिसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना वो हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से समझा रखा है एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्टल फॉर्म ऑफ द डेसिमल नंबर, तो ये डेसिमल नंबर है आपका 29, इसका ऑक्टल फॉर्म पूछा है। ऑक्टल फॉर्म मतलब बेस 8 में क्या होगा? तो देखिए 29 टू द बेस 10 दे रखा है, हमसे पूछा है बेस 8 में। देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो जब भी डेसिमल टू एनी बेस जाते हैं तो हमेशा उस पर्टिकुलर बेस से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे डेसिमल टू बाइनरी जाते थे तो 2 से डिवाइड करते थे, तो डेसिमल टू अगर आपका ऑक्टल जा रहे हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब डिवाइड करके देखते हैं इसको। थ्री 8 3 से 24, रिमाइंडर आपका 5, फिर 8, यहाँ 0, यहाँ 3,
क्या हो गया आपका 35 टू द बेस 8। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मटेरियल्स हैव जीरो एनर्जी बैंड गैप। कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका एनर्जी बैंड गैप जीरो होता है। तो पहले समझते हैं एनर्जी बैंड गैप क्या होता है आपका। देखिए, दो बैंड्स होते हैं, एक कंडक्शन बैंड एक वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को कहते हैं आपका एनर्जी बैंड है, ईसी माइनस ईवी। तो इसमें पूछा है कि एनर्जी बैंड गैप के बीच का डिफरेंस जीरो है, तो इसको आप जीरो कर दो। तो ईसी इक्वल्स टू ईवी। तो यानी कि ईसी अगर ईवी के बराबर हो जा रहे हैं तो ये जो दोनों बैंड्स हैं आपके ईसी और ईवी वाला, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों बैंड्स ओवरलैप कर गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम थोड़ी सी भी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे या आप ऐसे कह सकते हैं टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो जो वैलेंस बैंड्स के इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हल्की सी ही हम आपका एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो पूछा है कि Eg इक्वल्स टू जीरो, अगर एनर्जी बैंड गैप जीरो है तो कौन सा मटेरियल होगा। तो ऐसा प्रॉपर्टी किसमें कि कौन से मटेरियल्स शो करते हैं वो देखना है। तो बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टीज जो होती हैं आपकी मेटल्स में ही होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर या वोल्टेज सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है आपका मेटल्स में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ ए पी टैप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। तो पी टैप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है। बाय एडिंग ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, बाय एडिंग ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, बोथ ए एंड बी या डी नन। तो हम कभी भी पी टाइप सेमीकंडक्टर हमेशा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से बनता है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती हैं आपकी। बोर, जैसे एग्जांपल बोरोन हो गया, अल्मोनियम हो गया। ठीक है, जो 13th ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यूज होती है। तो हाउ ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म, तो हमेशा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के एडिशन से। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज के एडिशन से, देखिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इनकी वैलेंसी 3 होती है। तो और जो ऑप्शन ए है बाय एडिंग ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से जो बनते हैं वो एन टाइप बनते हैं। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती है आपकी, जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो सारे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज के अंदर आते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आइडियल ओपेम्प हैज ओपन लूप गेन। तो आइडियल ओपेम्प का ओपन लूप गेन कितना होता है। तो ऑप्शन है आपके इन्फिनिटी, बी जीरो, सी 1000 या डी नन। सो आइडियल ओपेम्प का जो ओपन लूप गेन होता है वो होता है आपका इन्फिनिटी। व्हाट इज द नेम ऑफ आईसी ऑफ ओपेम्प। तो आईसी ऑफ ओपेम्प का नाम क्या होता है, आईसी 741, आईसी 746, आईसी 758 या ऑप्शन डी नन। तो आईसी 741 ओपेम्प की आईसी होती है। Convert F2A4 to the base 16 into octal।
तो F2A4 टू द बेस 16 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। F2A4 टू द बेस 16। तो जब भी हमको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल जाना होता है तो हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इसको, और बाइनरी से फिर ऑक्टल में चले जाएंगे, ऐसा करेंगे। तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए, तो इसको अगर हमको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे F को 1111, 2 को 0010, A को 1010 और 4 को 0100। अब ये बाइनरी में आ गया। अब बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हर 3 बिट को एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 4। इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 से। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 से। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से। फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आपका, 7 से। और फिर अब यहाँ 1 बचा तो यहाँ 2 0 लगा दो आप आगे, फिर 1 से। तो आंसर 171244। देखते हैं, मैच करते हैं आंसर। वन 171244, ऑप्शन ए करेक्ट। विच गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स? तो कौन से गेट्स होते हैं जिनको यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं? नॉट, एंड, और या नैंड। तो इसके ऑप्शंस के हिसाब से क्या आंसर होगा आपका, नैंड गेट। इनको यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं क्योंकि इन गेटों से बाकी सारे गेट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये मैंने डिस्कस कर लिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।